आज चर्चा भी होगी और अपने आप में एक गहन मुद्दा भी है जिसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। जी हां, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ऐसे समय में जब कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, मगर कुछ लोग लॉकडाउन का पालन करने के बजाय उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। पाबंदी के बीच शादियों के आयोजन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कोई नेता लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। आज सीएम योगी समीक्षा बैठक ले रहे थे, तभी एक दुखद खबर मिली, पिता के निधन की। खबर मिलने के बाद भी टीम 11 के साथ बैठक पूरी की। कोरोना संकट से निपटने के लिए फैसले लिए, दिशा निर्देश भी जारी किए। मीटिंग के बाद एक पत्र जारी कर कहा, उनके लिए पुत्र धर्म से बड़ा राजधर्म है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच उनके लिए अंतिम संस्कार शामिल हो पाना मुमकिन नहीं है। आज चर्चा भी करेंगे और कई बातें हमारे दिल में हैं, आपके दिल में भी होंगी, उनको साझा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल आज जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत के दौरान जुड़ेंगे यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा कुछ ही देर में। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर एम एच खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। पीएसपीएल नेता दीपक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता सतीश चौबे जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए एक रिपोर्ट आपको, दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं। 10:44 पर सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खबर मिली कि निधन हो गया है उनके पिता का, और उसके बाद से लेकर मीटिंग खत्म होने तक क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 मार्च सुबह 10:30 सीएम आवास 5 केडी मार्ग। हर दिन की तरह आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। आज उन्होंने चेहरे पर से मास्क नहीं उतारा। शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके मन के भाव पढ़े। दरअसल पिछली रात से ही उनके पिता की खराब सेहत की खबरें चर्चा में थीं। बहरहाल मुख्यमंत्री प्रदेश के हालात पर चर्चा करते हुए अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे थे। 15 मिनट बीत चुके थे। वक्त 10:44 हो गया था। तभी टीम 11 की बैठक के बीच एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक पर्ची दी। पर्ची में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद बैठक के बाकी वक्त में कुछ अफसरों ने देखा कि मुख्यमंत्री की आंखें नम हैं। यूपी सरकार में तैनात एक आईएएस अफसर शिशिर ने एक ट्वीट कर इस बात की वजह बताई। उन्होंने ट्वीट किया, बैठक के बीच में ही उनके पिता के अंतिम सांस लेने की खबर आई और इस खबर से विचलित हुए बिना सीएम योगी आदित्यनाथ ने तभी उठे जब उन्होंने कोविड-19 पर हो रही बैठक को पूरा कर लिया। पिता के देहांत की खबर के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कर्तव्य निभाते हुए 10 से ज्यादा पॉजिटिव मामले वाले जिलों में पूर्ण लॉकडाउन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। बैठक के बाद भी पिता के घर जाने के बजाय सीएम योगी कर्तव्य पथ पर डटे रहे। एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने स्वर्ग यात्रा पर निकल चुके अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन से उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी भी दी कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग की वजह से वो 21 अप्रैल को पिता के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लेंगे। पिता के अंतिम संस्कार में भी उन्होंने कुछ लोगों के ही शामिल होने की अपील की। ऊंचे पद पर बैठे लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद दर्शन करने का अपना संकल्प भी जाहिर किया। सांसारिक मोह छोड़कर संन्यास ले चुके योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्म से उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है जिनके लिए कर्तव्य बोध सबसे बड़ा है।
अपने इस कदम से योगी आदित्यनाथ ने यह उदाहरण पेश किया कि ऊंचे पद पर बैठे लोगों के लिए राजधर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। इंसान के लिए कर्तव्य बोध किसी भी बोध से बड़ा होना चाहिए और एक नागरिक के लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा। फिलहाल हर देशवासी का राष्ट्र धर्म यही है कि वो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन करे। योगी जैसे लौह पुरुषों से धर्म निभाना सीखें, राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ इस चर्चा में जो लोग मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं, दर्शक मौजूद हैं जो इस चर्चा को देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपने समझा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब खबर मिली उसके बाद क्या क्या हुआ। मैं सबसे पहले रुक करूंगा नवीन श्रीवास्तव जी का। नवीन जी, आप एक नेता भी हैं, आप एक पिता भी हैं, एक बेटे भी हैं। कर्तव्य बोध की बात होती है, राष्ट्र धर्म की बात होती है। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है उसके कंधों पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। नवीन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज अब आ रही है। नवीन जी, मैं बात कर रहा था आपसे, पूछ रहा था, आप एक पिता भी हैं, बेटे भी हैं, एक नेता भी हैं। तमाम तरह के अनुभवों से आप गुजरते होंगे, समझते होंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे। उसी बीच उन्हें खबर मिली अपने पिता के निधन की। उसके बावजूद बैठक जारी रही, फैसले भी लिए, दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना को हराना है, कोरोना से निपटना है। आपका रिएक्शन इस पर? दिव्यांग जी, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो उदाहरण सेट किया है, मुझको तो लगता है न भूतो न भविष्यति। एक राजा जो प्रजा का पालक होता है, प्रजा के सुख दुख ही उसका सुख दुख होता है, उसका पूरी तरह से निर्वहन किया उन्होंने। जिस प्रकार से हमारे यहाँ वैदिक काल से सनातन संस्कृति में है कि राजा का ना अपना कोई सुख होता है, ना राजा का अपना कोई दुख होता है, प्रजा की भलाई में ही उसका सुख और दुख होता है, उसका आज पूरी तरह से योगी जी ने चरितार्थ किया। एक पुत्र के नाते इससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिन अब कठोर क्षण नहीं आ सकता है जो योगी जी के सामने आ जाया। लेकिन उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए 23 करोड़ जनता के हितों के लिए अपने संघर्ष को, अपने समय को न्यौछावर किया, अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने की अपेक्षा। निश्चित रूप से देश में उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो लॉकडाउन का उल्लंघन इस प्रकार कर रहे हैं जैसे वह कोई बच्चों का खेल है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटे छोटे अपने मतलब तफरीह के लिए और घूमने के लिए लोग जिस प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं, उनको भी आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक उदाहरण सेट किया है उससे एक बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को, उनके पूरे परिवार को इस शोक की घड़ी में अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं और इस अपील के साथ कि योगी जी के इस त्याग को उत्तर प्रदेश और देश की सारी जनता देखे कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक सक्षम व्यक्ति किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत हितों का न्यौछावर कर रहा है, त्याग कर रहा है देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। हम आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह एक आज का बहुत बड़ा संदेश है और मुझको लगता है कि अगर हम सब योगी आदित्यनाथ जी की तरह से नियमों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, तो उनके पिताजी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है डॉक्टर अहमद खान साहब, जीवन के अलग अलग पड़ाव में हर मनुष्य को, हर इंसान को अलग अलग बोध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बोध कर्तव्य बोध होता है। देश का कोई भी नागरिक हो, आप हैं, मैं हूं, जनता है, जनार्दन है, किसी भी धर्म का है, लेकिन कर्तव्य बोध से बड़ा बोध कुछ नहीं है। खान साहब, आवाज ही चले। खान साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज ही चली गई। खान साहब, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है खान साहब, मैं आपके वापस आता हूं। दीपक जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि मैं पूछ रहा था खान साहब से कि तमाम तरह के बोध होते हैं हमारे। जी, आप तक मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है। दिव्यांश जी, जी बोलिए।
देखिए, एक नागरिक के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, कर्मभूमि आप तो भले उत्तर प्रदेश हो लेकिन बहुत लंबे समय तक इनका गोरखपुर रहा, मैं भी वहीं का हूँ, पड़ोसी के रूप में और परिचित के रूप में इनके पिता के निधन पे दुख होना स्वाभाविक है। हमें भी दुख है, हमारी पार्टी को भी दुख है, सब इस शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। राजधर्म का उन्होंने पालन किया, करना चाहिए। उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं। आप देखिए कि लॉकडाउन में के दौरान भी वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हालांकि कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी, लेकिन अयोध्या गए थे। उन्होंने जो संत होने का ऋण था उसको पालन किया, राम भक्त होने का जो कर्तव्य था उसका पालन किया। वो नोएडा भी गए थे इसी लॉकडाउन के दौरान, वहाँ उन्होंने निर्णय भी लिया, उसकी भी हम लोगों ने प्रशंसा की। अच्छा होता, 1 घंटा मुश्किल से लगता है, उनके पास एक चोपर है, हम लोग लंबे समय तक सरकारों में रहे, पता है, वो सैनिटाइज भी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वह पितृ धर्म का भी पालन कर लेते। क्योंकि मुख्यमंत्री वह एक व्यक्ति नहीं होता, एक पद होता है। राजा राम पितृ धर्म का ही तो पालन करते हुए वनगमन गए थे, और कोई दूसरा उदाहरण तो था नहीं। तो पितृ धर्म का पालन उन्हें करते तो और अच्छा होता। ये ठीक है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और पहले भी हमारे राजनेताओं ने ऐसा किया है। डॉक्टर लोहिया जेल में थे 1942 की क्रांति में, जब उनके पिता का देहांत हुआ था, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पैरोल दे देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं। नेहरू की भी पिता का जब देहांत हुआ था तो नेहरू नहीं पहुंच पाए थे। तो राजधर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन राज के साथ साथ पितृ धर्म का भी पालन उतनी ही निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जितना समष्टिगत जीवन जीता है उतना व्यक्तिगत जीवन भी जीता है। इसीलिए आप देखिए, राजाओं के जब कर्तव्य का निर्धारण होता है तो उनके निजी जीवन के एक एक पक्ष और पहलू भी पहले से तय होते हैं। वह लोक जीवन के अनुरूप उसका भोजन होगा, उसका रहन सहन, आवास, ये सब चीज़ें वैसा ही होना चाहिए जो एक आदर्श व्यक्ति और व्यक्तित्व का होना चाहिए। तो योगी जी के पिता का देहांत होना, यकीनन किसी भी व्यक्ति का देहांत होना, उस लोक में जाना दुखद होता है। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार के साथ, मुख्यमंत्री जी समेत सबको हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को, उनके पिताजी की आत्मा को, वो अच्छे व्यक्ति थे, परमार्थी सोच के थे। वो संत नहीं थे, संत का वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन संतानुरागी थे और संतत्व के मनोभाव से प्रेरित थे। शायद योगी जी का जो संतत्व के तरफ आकर्षण जो हुआ है वह पिता के डीएनए के कारण ही हुआ है। लेकिन इसके बाद मैं कहूँगा, विनम्रता के साथ कहूंगा और माफी मांगते हुए कहूंगा कि योगी जी 1 घंटे में जा सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पिता को अंतिम प्रणाम कर सकते थे, उनकी आत्मा को और शांति मिलती। चूंकि वो अब एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक पीठ है, और वो तो धर्माचरण तो उनका तो नैतिक कर्तव्य है। संत के आवरण में रहते हैं, लोग उनको आदर्श मानते हैं। ऐसे में सनातनी हिंदुत्व धर्म के निर्वहन का भी कार्य तो उन्हीं का है। राजधर्म का पालन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पितृ धर्म के ऋण से भी उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ भारतीय सनातन संस्कृति के वह रक्षक का अभी तो हैं। ठीक है, हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन नजा जी भी जुड़ गए हैं। मोहसिन नजा जी, यहाँ पर दीपक जी ने जो कुछ कहा आपने सुना भी होगा, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हम सब, पूरा प्रदेश योगी जी के साथ और उनके पिता के आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। और जहां तक बात हमारे भाई दीपक जी कर रहे थे, तो दीपक जी इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि राज धर्म को निभाने का काम, देखिए वो जब 15 तारीख को एडमिट हुए थे तब से लेकर अभी तक लगातार वो चिंता कर रहे थे उनकी, और 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे एम्स में, और उसके बाद से लगातार आपने देखा लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के दौरान वहां की चिंता करना, प्रदेश के मुखिया होने के नाते, प्रदेश एक उनका परिवार है, उस परिवार की चिंता करना, यहाँ के लोगों की चिंता करना, साथ साथ तमाम लोगों की चिंता करना कि किसी को खाना मिल जाए, किसी को कोई भूखा ना सो जाए, और एक पुत्र का धर्म भी निभा रहे थे और एक राज धर्म भी निभा रहे थे। और आज
जिस समय वो कोरोना से लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोगों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, एक एक व्यक्ति को 23 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सूचना मिली क्योंकि कल रात से उनकी हालत गंभीर थी। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो, लेकिन ईश्वर की तरफ से समय आ गया था। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने अपने राजधर्म को निभाया, पिता को वहां पर अपनी माता जी को उन्होंने जिस तरह से पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने 23 करोड़ जनता का हवाला दिया कि कोरोना से उस लड़ाई में हम यहाँ की जो जनता की सेवा में लगे हैं, ये भी एक धर्म है और एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया। और मुझे लगता है कि उनके पिताजी के लिए वो अमर हैं, इसीलिए कि उन्होंने योगी जैसे पुत्र को यहाँ, उनका योगी जैसा पुत्र प्रदेश की 23 करोड़ जनता को कहीं अपना पूरा इस समय ऐसी दुख की घड़ी में जब पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, वो 23 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं, तो ऐसा तो अपने आप में बहुत कम देखने को मिलता है। और वाकई में योगी जी को भी मैं प्रणाम करूंगा, धन्य है वो। ऐसा मुखिया मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो सबके हैं, वाकई में ऐसा व्यक्तित्व तो कम देखने को मिलता है कि वो एक कर्मयोगी भी हैं। उन्होंने जिस तरह से 23 करोड़ जनता की चिंता करते हुए अपनी माताजी को भावुक पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़कर आपकी आंख में आंसू आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि हम अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन इस समय कोरोना की लड़ाई में हम 23 करोड़ जनता के हितों के लिए, ये भी एक परिवार है, हम इनकी चिंता में इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी मीटिंग की है आज सारे दिन भर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई के लिए। ठीक है सतीश चौबे जी, मोहसिन रजा साहब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पितृधर्म निभाया, राष्ट्र धर्म भी निभाया और सबसे सर्वोपरि राष्ट्र धर्म होता है। इस पर आपका रिएक्शन? सबसे बड़ी चीज ये है कि निश्चित रूप से आज उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके परिवार और उनको व्यक्तिगत रूप से हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि उनके पिता को स्वर्ग प्रदान करें। आज अभी मैं मोहसिन रजा साहब की बात सुन रहा था, इसके पहले दीपक मिश्रा जी की बात सुना। मैं आपसे दिव्यांशु जी ये कहना चाहूँगा, मैं दीपक मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से 23 करोड़ जनता का राजधर्म का पाठ उन्होंने बखूबी अच्छी तरह से निभाया, लेकिन एक मन के अंदर हमारे ये कसक है कि सनातन धर्म में उस किसी भी पिता को तब तक मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलती जब तक पुत्र उसको खास तौर से अगर उसको मुखाग्नि न दे और उसको उसका दाह संस्कार न करे। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि सब कुछ छोड़ करके आपने राजधर्म का निर्वाह कर लिया होता, किसी भी टाइम आप किसी अपने जहाज से, चापर से, जो भी आपके पास साधन हो, अपने और लोगों को छोड़ करके आप जाते और अपने पिता का पैर छू के उनसे श्रद्धांजलि उनको देते और आशीर्वाद देते। ये बड़ा आवश्यक होता है सनातन धर्म में। सतीश जी, और हर पिता की इच्छा, अंतिम इच्छा यही होता है। सतीश जी, आपने सनातन धर्म की बात की तो मैं उस पत्र का भी जिक्र करना चाहूंगा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर क्या कुछ कहा, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैंने उस पत्र को पढ़ा है। उसमें क्या उसमें आपको क्या नजर आता है? और मैंने क्या उस पत्र संवेदनाएं को भी क्या समझ में आता है? और उनकी भावना को भी मैंने देखा है और उनकी भावना से मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से वो दुखी हैं और उस दुख के घड़ी में उन्होंने एक पत्र के माध्यम से ही सही उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं और अगर हिंदू धर्म की बात होती है तो पितृधर्म का कोई मोल नहीं हो सकता। पितृधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। राजधर्म वो अपनी जगह है, लेकिन पितृधर्म भी एक बहुत बड़ी बात होती है। पितृधर्म का भी निर्वाह इनको हर हाल में करना चाहिए था। और माता जी को जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र के माध्यम से और उस पत्र को चारों तरफ फैला दिया गया, वो वायरल हो गया
जी। और ये नितांत उनका अपना निजी मामला था। उस पत्र को मीडिया में और तमाम जगहों ठीक है, पर खान साहब। भेजने का औचित्य क्या था? खान साहब, और मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप खान साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। सुन रहा था दिव्यांशु जी। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी के देहांत होने पर उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जहां तक ये धर्म और अधर्म की बातें हो रही हैं, इस वक्त ये बातें करने का समय नहीं है। मैं तो समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ बचपने में ही अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के या अपने माता पिता को छोड़ करके धर्म के प्रचार के लिए गोरखनाथ पीठ आ गए थे। उत्तराखंड के रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। और धर्म का प्रचार करते करते वहां के महंत भी बन गए। अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुख्यमंत्री बनने का धर्म निभा रहे हैं। आज उनके जीवन काल में उनके पिता का देहांत हो गया है, तो ये दुख की घड़ी है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए, मैं बहुत बड़ा सवाल एक उठा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आधी आबादी महिलाओं की होती है। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं जानता हूं कि झलकारी बाई हॉस्पिटल है और बलरामपुर में भी एक हॉस्पिटल है और पूरे लखनऊ में कई हॉस्पिटल्स हैं जो आपकी बच्चे पैदा होते हैं महिलाओं के साथ, जो आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उनका उसी वार्ड में भर्ती किया जा रहा। अगर मान लीजिए उसमें कोई कोरोना वायरस वाली औरत है और बच्चे पैदा हो गए, फिर क्या होगा? देखिए, मैं ध्यान आपका इसमें टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी यहां पर लखनऊ में हॉस्पिटल्स हैं, इसमें जो प्रसूता औरतें आती हैं उनके लिए अलग वार्ड बना करके, और कोरोना वायरस के लिए अलग, ऐसा महिलाओं का भी कोरोना वायरस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है महिलाओं को नहीं हो रहा है, तो उनका अलग वार्ड बनाइए। वरना ये जो महिलाओं में फैल जाएगा कोरोना वायरस तो बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखिए। और देखिए, अभी अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है, बलरामपुर में कितने भर्ती हुए अस्पताल में, लोहिया अस्पताल में कितने भर्ती हुए अस्पताल में। मैं ये चाहता हूं कि इस चीज की लड़ाई में हम आगे बढ़ें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आए। खान साहब सुनिए ना, आज मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूं और शायद सबने बोला भी, अपनी बात रखी, किसी को ना मैंने रोका ना टोका। राष्ट्र धर्म ये क्या सिर्फ एक शब्द है? क्या ये महसूस करने की चीज है? आखिरकार ये क्या है? कर्तव्य बोध ये भी सिर्फ एक शब्द है? इस शब्द के मायने क्या है? इस शब्द के अर्थ क्या है? और एक संदेश जो जा रहा है, पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चर्चा करूंगा और सवाल भी पूछूंगा। आप सभी मेहमान बने रहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक संदेश भी जा रहा है। लॉकडाउन में कोई लॉकडाउन तोड़े ना, और साथ ही साथ कोरोना को हराना है मिलकर, ये समझना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
जी हां, पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। रोजाना बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, मॉनिटरिंग के जरिए तमाम स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखनी होती है कि प्रशासन को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या उनका पालन सही से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बैठक कर रहे थे और उसी बैठक के दौरान उन्हें खबर मिली अपने पिता के निधन की, लेकिन बैठक जारी रही, फैसले भी लिए, दिशा निर्देश भी दिए। राजधर्म, राष्ट्र धर्म, कर्तव्य बोध, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। नवीन जी, मेरा सवाल अब आपसे है। अब से कुछ ही देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले दीपक जी ने सवाल उठाए, सतीश चौबे जी ने जो सवाल उठाए, मैं उनका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। दिव्यांश जी, देखिए, दीपक मिश्रा जी ने या सतीश जी ने ये अपेक्षा रखी कि सनातन धर्म का पालन करते हुए योगी जी को पुत्र धर्म का भी पालन करना चाहिए था। योगी जी नोएडा भी गए, यहाँ भी गए, लेकिन मैं अपने विद्वान मित्रों को बताना चाहूंगा कि योगी जी नोएडा कोई अपने पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं गए थे। नोएडा चूंकि यूपी का हॉट स्पॉट बन रहा था, तो नोएडा वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए योगी जी गए। वहाँ के जिलाधिकारी को हटाया, वहाँ कार्रवाई की, सीएमओ को हटाया। वहां पर वो 23 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए गए थे, किसी निजी कार्य से नहीं गए थे। दूसरी चीज दिव्यांश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का सूत्र वाक्य है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, पर्सन लास्ट। तो आज योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सूत्र वाक्य, मोटो कि नेशन फर्स्ट, उसका पूरी तरह से उन्होंने पालन किया। उन्होंने भाजपा के विचार को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एक सच्चे राज्य के पालक का, चाहे उसको मुखिया कहिए, चाहे मुख्यमंत्री कहिए, चाहे राजा कहिए, उसका जनता के प्रति क्या कर्तव्य है उसका भी उन्होंने पालन किया। और आज के इस सारी चीजों पर राजनीतिक चर्चा के इतर अगर हम जाएं, तो आज जो उन्होंने अपने कर्तव्य बोध से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से जो एक मैसेज दिया है, मैं बार बार फिर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग, उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी सच्ची श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ जी के स्वर्गीय पिताजी के प्रति और योगी जी के प्रति आपकी संवेदना तभी है जब आप स्वयं लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें, अपने घरों में रहें, अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, पूरे देश को, पूरी मानवता को सुरक्षित करें। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि और आपकी सच्ची शोक संवेदना होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी आपने तस्वीर दिखाई, जब उनके पास बैठक के दरमियान मैसेज आया, वह जो उनके चेहरे की भंगिमा एक क्षण के लिए हुई, वह कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, मैं नहीं समझता कि उसकी आंख में आंसू नहीं हो जाएगा। एक पुत्र की पीड़ा एक शासक के ऊपर भारी नहीं हुई। एक मुखिया के नाते 23 करोड़ परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, एक पिता के प्रति अपनी दीपक जी, जिम्मेदारी, नवीन जी कह रहे हैं कि एक पुत्र की पीड़ा शासक पर भारी नहीं पड़ी। दीपक जी, देखिए, मैं नवीन जी के मनोभावों से, उनकी संवेदनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं। पंडित दीनदयाल जी ने समष्टि, व्यष्टि और चिट्ठी नामक एक लेख लिखा था राष्ट्र चिंतन में, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे चाणक्य को, कौटिल्य को उद्धृत करते हुए कहा था कि व्यष्टि यानी व्यक्ति, सामान्य भाषा में व्यक्ति, समष्टि के दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने व्यष्टि होने के दायित्व को कदापि न भूले। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। वो जितने मेरे भाई मोहसिन जी के मुख्यमंत्री हैं, नवीन जी के हैं, उतने ही एचएम खान साहब के भी हैं और हमारे भी हैं। भारतीय गणराज्य के नागरिक के रूप में मैं उनके, और पड़ोसी के नाते भी मैं उनके पिता के ठीक है निधन पे दुखी हूं। ठीक है मानव के नाते सबका दुख हमारा दुख है, सबका सुख हमारा सुख है। लेकिन इसके बाद मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, एक संता वर्ण में होने के नाते, एक पीठ के होने के नाते, सनातन धर्म में आस्था होने के नाते, जैसे उन्होंने राम के प्रति कर्तव्य का पालन किया था, वैसे पिता के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करते। और इसका आदर्श स्वयं राम ने प्रस्तुत किया है। भगवान राम दशरथ जी के कहने पर ये वे वनगमन क्यों गए थे?
तो वेस्ट का दायित्व भी निभाना उनका कर्तव्य है, और जो वेस्ट के प्रति अपना दायित्व नहीं ठीक से निभा सकता वो समस्त के प्रति भी दायित्व में किंतु परंतु करेगा। फिलहाल ये इस समय यह बात, ये बहस की का अवसर नहीं है। हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। दीपक जी, और एक बात और बड़ी बात कह के बात को विराम दूंगा मान्यवर, बस एक लाइन जी मुझे एक लाइन ये कि हम लोग कोरोना से लड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीबों को भोजन दें, यह हमारा मानवीय कर्तव्य है। ठीक है, दिलबरी अपनी जगह, पाबंदियां अपनी जगह। दीपक जी आपने अपनी बात रखी, आपने इतिहास के पन्नों को टटोला। रजा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों को दीपक जी ने टटोला है तो कुछ पुरानी तस्वीरों को हम भी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई, और उन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। वो तस्वीर चाहे फिर कर्नाटक से जुड़ी हुई हो, वो तस्वीर चाहे पंजाब से जुड़ी हुई हो, उन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। सवाल लॉकडाउन के ना पालन करने के, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयम और संकल्प की जो बात बार बार दोहरा रहे थे, अपील कर रहे थे, उसका कितना असर पड़ा। ये 17 अप्रैल की तस्वीरें हैं जब कुमार स्वामी के बेटे की शादी हुई थी, और इसमें कितने लोग मौजूद हैं बोलने की जरूरत नहीं है, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। तो ये तस्वीर सामने आई। फिर पंजाब की तस्वीर सामने आई जहां पर मंत्री जी मंडी पहुंच गए थे, और यहां पर किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है उसे भी देखा जा सकता है, बखूबी समझा जा सकता है। ये तस्वीरें 16 अप्रैल की हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रथ यात्रा की। यहां पर भी लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। तो ये 3 तस्वीरें हैं। सवाल एक है कि हर किसी का राष्ट्र धर्म है कि सिस्टम, सरकार, प्रशासन हमें जो बता रहा है, समझा रहा है, उसका हम पालन करें। सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, गरीब नहीं है। इस लिहाज से सभी को इस धर्म का पालन करना है। रजा साहब अब मैं आपके पास आता हूं। ये 3 तस्वीरें हमने दिखाई थी, कर्नाटक की, पंजाब की, और इसके मद्देनजर मैं आप सवाल पूछ चाहता हूं। खान साहब आप प्लीज, रजा साहब से मेरा सवाल है। राजा साहब इस पर आपका रिएक्शन। मैंने देखा, सारी आपकी रिपोर्ट देखी, पूरे देश से अलग अलग राज्यों से आपने दिखाया, लेकिन मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमारे मित्र दीपक जी ने बात को छोड़ा था। उन्होंने अपील भी करी लोगों से कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अब अभी तक बात हो रही थी आदरणीय योगी जी की और उनके पिता से रिलेटेड, चूंकि आज बहुत दुख की घड़ी में उनका परिवार है, वो है, और हम सब इस दुख की घड़ी में, चूंकि वो 23 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं, 23 करोड़ जनता उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ उनके साथ में है, वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ है जो हम समर्पित कर रहे हैं माननीय योगी जी के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही, तो आप देखिए कि इसी पत्र में उन्होंने अपने परिवार के लोगों से एक नजीर पेश की है और कहा है कि जब आप जाएं वहां पर अंतिम संस्कार के लिए, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में दिया है उन्होंने कि अगर आप जाएं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखें, कोरम, चूंकि हम सब कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है इस संक्रमण से, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, ज्यादा लोग ना जाएं, इसकी भी उन्होंने अपील की है इस पत्र में। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, और आज ऐसे समय पर भी वो इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं। ठीक है खान साहब, खबरें कई आती हैं जो जीवन को झकझोर के रख देती हैं। जी सुनिए ना, कई ऐसी खबरें आती हैं हर इंसान की जिंदगी में जो उसे पूरी तरह से झकझोर के रख देती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, 23 करोड़ की जनता, उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, आप हो, मैं हूं, हम सबके, प्रदेश के सभी 23 करोड़ की जनता के वो मुख्यमंत्री हैं। और इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच जब मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, समीक्षा हो रही थी, खबर मिली, वो उठे नहीं, ना कोई रिएक्शन आया, बैठक जारी रही, दिशा निर्देश दिए, फैसले भी लिए। जी, मैं तो पहले से कह रहा हूं, देखिए मैं मोहसिन रजा साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और मैं पहले से कह रहा हूं कि जब धर्म के लिए वो निकले घर से तो धर्म की रक्षा कर रहे थे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री का पद का गरिमा को निभाते हुए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपने पिताजी के अर्थी में या अपने पिताजी के कन्वेंशन में ये पालन करने के लिए कहा। मैं तो उस दुख की घड़ी में शामिल हूं, मैं मना कहां कर रहा हूं।
मैंने तो मैंने पहले भी कहा, मैं तर्क कुतर्क नहीं कर रहा हूं। आज उनके श्रद्धांजलि देने के बाद एक ऐसी आबादी के लिए मैं कह रहा हूं जो प्रसूता महिला है, मैं उनके लिए, आप उसके लिए भी सबको थोड़ा सा कर साजिए, थोड़ा सा शासन को एडवाइस कर दीजिए कि प्रसूता महिलाओं का भी खुद ध्यान रख लिया जाए। बाकी काम तो सब ठीक चल रहा है, डिस्टेंसिंग हो रहा है, सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए। हम भी अपील करते हैं सब लोग घरों में रहिए। हमने तबलीगी जमात वालों को भी कहा कि कंडम किया है, सब तरह से किया है। लेकिन आज जो प्रसूता महिलाएं हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, प्रशासन के तरफ से नहीं बल्कि डीजी की तरफ से हो रहा है। डीजी हेल्थ जो है, कोई क्यों नहीं उठाते हैं कदम कि प्रसूता महिलाओं को अलग से कोरोनाइज करने के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए, अलग से चीजें रखी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं उठा रहा हूं दिव्यांश जी, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मोहसिन रजा को भी लेना चाहिए और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है उनको भी लेना चाहिए। इस पर गौर फिक्र करके इस कार्रवाई करनी चाहिए। खान साहब जी खान साहब जी, मेरी बात सुनिए। आपके पास मोबाइल फोन है ना? जी मोबाइल फोन है आपके पास? जी बताइए। मोबाइल फोन है आपके पास? आपको जैसे ही ये खबर, आपके पास जैसे ही खबर मिली, क्या सवाल किया आपने? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मोबाइल फोन है ना आपके पास? जी खान साहब, मोबाइल फोन है ना आपके पास? अरे भाई लिख के दे दूं क्या? ठीक है खान साहब, आप सुनिए मेरी बात। मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, जिस राष्ट्र धर्म की बात कर रहा था, वो हम सब पे लागू होता है। कैसे लागू होता है? यूपी मांगे उत्तर में कुछ दिन पहले मैं इस चर्चा के दौरान ये सवाल पूछ रहा था। आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं, क्या मोबाइल फोन के जरिए आपने उस बात को नोडल अधिकारियों तक पहुंचाया या फिर चिकित्सा अधिकारी तक पहुंचाया? किसी कोई जानकारी दी, इस समस्या के बारे में अवगत कराया आपने किसी भी तरीके से? कर्तव्य बोध और राष्ट्र धर्म बिल्कुल अवगत कराया। अब आपको अवगत करा रहा हूं, आपको भी अवगत करा रहा हूं और मैं आग्रह कर रहा हूं। मैं कोई छीटा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इस पे ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, मोहसिन रजा से भी आग्रह कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से भी आग्रह कर रहा हूं कि ये समस्या का समाधान हो जाए और बेहतर है, सोने में सुहागा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई छीटा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस चीज की सराहना कर रहा हूं कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आज लखनऊ में जो काम हुआ है, मान लीजिए सदर में जो कसाई बाड़ा में जो काम हुआ है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, शासन की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन शासन है शासन, ये शासन से कहीं चूक हो सकती है। खान साहब, जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी अभी कुछ देर पहले, तो 3 तस्वीरें मान लेना चाहिए, उसमें सुधार कर देना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाई थी और उसके पीछे छिपे संदेश को मैं जानने की समझने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब इधर सामने नहीं आया है। अब सबकी निंदा करता हूं मैं, वो सबकी निंदा करता हूं मैं, वो सबकी निंदा करता हूं मैं, वो सबकी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने हरकत किया है उन सबकी निंदा करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के आज के फैसले से, आज का निर्णय से मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज सवाल जो उठा रहा हूं, इस पे भी आपका ध्यान देना चाहिए। आपके भी घर में महिलाएं हैं, मेरे घर में भी महिलाएं हैं, तमाम गरीब घर में महिलाएं हैं, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसको ठीक। चौबे साहब, राष्ट्र धर्म और ये कर्तव्य बोध की जो बातें हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं कि लॉकडाउन का पालन सभी मिलकर करें। ये सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोरोना को हराना है, कोरोना को लड़ाना है, कोरोना को क्या कहते हैं, हराना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कोरोना को हराना है, यह हमें समझना होगा। और इस लिहाज से जो आज हमने देखा किस तरह से पिता के निधन की खबर आती है, उसके बावजूद वो लगातार काम करते हैं, बैठक लेते हैं और उसके बाद फैसले भी लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको 3 तस्वीरें और भी दिखाई थी। पंजाब की, कर्नाटक की रथ यात्रा हो रही है, किस तरह से पंजाब में मंत्री जी मंडी पहुंच जाते हैं, वहां पर जमघट के साथ किस तरह से शादी समारोह का आयोजन हो रहा है जगह जगह पर, और वीवीआईपी शादी हो रही है, वहां पर किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा, दुखद खबर सामने आई और इस पर बैठक लगातार जारी रही। और 23 करोड़ की जनता को लेकर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ना रुके, वो ना थमे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को फैसले के तहत दिशा निर्देश भी दिए। बात तो आपकी सही है। मैं इस विषय पर जो बहस हो रही है उसमें उस बहस को राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। ये बहस नितांत आवश्यक है और ये एक बहुत संवेदनशील मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता के देहावसान से जो उपजी हुई वो चीजें हैं। चौबे साहब, आप कांग्रेस में हैं। चौबे साहब, आप दुखी कर रहे हैं। माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए, आप कांग्रेस में हैं, लेकिन खान साहब ने जो सवाल उठाया,
उसको लेकर आप क्या समझते हैं? आपने जो बात रखी उसको आगे बढ़ाते हुए जरा ये बताइए, खान साहब ने जो पॉइंट्स रखे हैं क्या आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, खान साहब ने एक समस्या के बारे में बताया है, उस समस्या पर ही वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? तो उस समस्या के लिए माननीय मंत्री जी भी हैं, नवीन जी भी हैं, सब लोग हैं, इस बात को वहाँ शासन में उठाएं और इस बात की समस्या का हल कराएं कि प्रसूता महिलाओं के लिए अलग वार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोरोना हुआ तो साथ साथ एक देश के भविष्य जो उसका बच्चा है उसका भी भविष्य खतरे में हो जाएगा। लेकिन अब फिर मैं उस विषय पर आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजधर्म का निर्वाह किया और राजधर्म के साथ साथ उन्होंने कर्तव्य बोध की बात आप जो कर रहे हैं, कर्तव्य बोध में अगर शासन की सेवा का 23 करोड़ जनता की सेवा का मामला भी आता है तो माननीय क्षमा करिएगा, कर्तव्य बोध में पितृ ऋण को उतारने का भी एक बहुत बड़ी बात आती है। और मैं समझता हूं कि इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अंदर से कष्ट होगा कि मैं अपने पिता को कंधा नहीं दे पाया, उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाया, और भले वो लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से न कह पाए लेकिन अंदर अंदर उनको पीड़ा जरूर होती होगी। और मैं फिर कहूंगा कि पितृ ऋण का एक कर्तव्य बोध में उसको भी शामिल करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने नहीं किया, जो अब उनका मामला है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का ये मानना है कि पिता बड़ी चीज होता है, ठीक है, ठीक है, जन्म दिया है ठीक है और सर, इस धरती पर उसने हमें जी, जी। रखा है। हमारे पहले देवता रजा साहब, किसी देवता को हम नहीं जानते, हम अपने पिता को ही देवता रजा साहब, जानते हैं। और एम एच खान साहब ने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। रजा साहब, देखिए, मुझे लगता है कि एक आध कहीं से कोई ऐसी चीज की शायद उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो, लेकिन एज मिनिस्टर हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही सजग और बहुत ही चाक चौबंद है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस सब्जेक्ट को एम एच खान साहब ने उठाया है, मुझे नहीं लगता कि इतना गंभीर सब्जेक्ट है और जिसको इतना आसानी से उन्होंने 2 बार अभी किसी और चैनल पर भी उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट को उठाया था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां का जो हमारा मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो खूब भली भांति जानता है कि किस तरह की हमारी महिलाएं और किसको कहां रखना है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। कोरोना का जो वायरस का पेशेंट है वो, और प्लस जो प्रसूता हमारी बहनें हैं उनको कहां रखा जाएगा, इसके लिए वहां पर वार्ड्स अलग होते हैं। इसको लेकर जो बात उन्होंने कही है, मुझे लगता है कहीं एक आध जगह कोई ऐसी बात सीएचसी पीएचसी पे कहीं आ गई होगी, हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर, सारे हमारे अधिकारी बहुत गंभीरता से पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए डॉक्टर्स, नर्सेस, तमाम हमारे कर्मचारी जो भी वहां पर हैं, हम उनका धन्यवाद भी करेंगे कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में वो किस तरह से ऐसी विषम परिस्थितियों में लगातार रात दिन एक करके लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तमाम डॉक्टर हमारे क्वारंटाइन में हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे और उनके इस कृत्य के लिए पूरा प्रदेश उनके साथ है। ये कभी भी भूला नहीं जा सकता। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अपने आप में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है नवीन जी, कर्तव्य बोध का जिक्र बार बार हो रहा है और एक संदेश जो समाज में जा रहा है, देश की जनता के सामने जा रहा है कि नियमों का हमें पालन तो करना ही है, साथ ही साथ हर किसी के कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसे निभाना भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी ये भी अपने आप में गंभीर संवेदनशील मुद्दा हो जाता है किसी के लिए भी। नहीं दिव्यांश जी, देखिए आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई, कुछ कर्नाटका की थी, कुछ पंजाब की थी, देश के कुछ अन्य हिस्सों में की भी इस प्रकार की तस्वीरें आई, जिसमें जो लोग अपने को समझते हैं कि हम बहुत साधन संपन्न हैं या ताकतवर हैं, हमारे नियम कानून कुछ नहीं है, उनके लिए एक नसीहत है। और योगी जी ने जिस प्रकार से आज अनुकरणीय एक उदाहरण पेश किया है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे मीडिया के मित्र
मुंबई में आज अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 53 से अधिक पत्रकार को जो है इसके लिए मतलब इसकी शिकायत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कल आज पत्रकार बंधुओं ने मांग की, उत्तर प्रदेश में भी जो लखनऊ मुख्यालय में पत्रकार हैं कल उनका भी टेस्ट कराने की बात हो रही है। मैं सबसे एक बार पुनः अपील यही करना चाहूंगा, आज कोई राजनीतिक बात नहीं करना है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद जो एक घटना हुई है उस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। मैं फिर एक बार सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के पिता के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि और मुख्यमंत्री जी के प्रति शोक संवेदना तभी है जब आप अपने को ताकतवर न समझ के, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना ताकतवर व्यक्ति नियमों के पालन के लिए और जनता के मानवता की सेवा के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रख के काम कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो हम आपको क्यों नहीं करना चाहिए। यह आज की सबसे बड़ी सबक है और मुझको पूरी उम्मीद है कि देश प्रदेश की 23 करोड़ जनता इसको ठीक ढंग से अनुपालन करेगी। दीपक जी देखिए, ये तो सही है कि मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार मेहनत कर रही है, मेधा भी जितना खर्च कर सकती कर रही है, लेकिन खान साहब जैसे वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और किसी भी चीज को आज अगर हम हल्के में लेंगे, फॉर द वांट ऑफ द नेल रोमन किंगडम वाज द लॉस्ट। एक जरा सी कांटी थी और रोमन किंगडम पूरा विनष्ट हो गया। तो हम लोग को सचेत रहना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के पिता का देहांत हुआ, सब दुखी हैं, पड़ोसी के नाते और उनके परिचित के नाते हम भी दुखी हैं। लेकिन मैं एक बार फिर दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को दोहराऊंगा, अच्छा होता कि समस्त के रूप में कर्तव्य बोध का पालन करते हुए वेस्ट के रूप में वो अपनी पिता की अंतिम यात्रा में भी शरीक होते। 2 घंटे से ज्यादा समय उन्हें नहीं लगता। चौपर सैनिटाइज है, जाते अकेले जाते, ज्यादा भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, जाते तो उनके परम पिता के दरबार में पहुंचने से पहले उनके पिता को भी अतिशय कहते हैं ना शांति प्राप्त होती। इसलिए कि वो एक राजधर्म के साथ साथ वो एक ऋषि भी तो हैं, सनातन धर्म के पहरुआ भी तो हैं। और कोई ऐसा उदाहरण उनके नहीं सेट करना चाहिए जिससे भविष्य में वह प्रश्न चिन्हित हो। फिलहाल मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी संवेदना है, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की, हमारी पार्टी की भी, हमारी भी, सबकी। लेकिन ठीक है नवीन जी, फिर कहूंगा वेस्ट के रूप में उनके नवीन जी बोलिए। मेरे रजा साहब मुझे रजा साहब के पास जाना है। नवीन जी दीपक जी ने भी एक विषय उठाया और कहा, और एमएच खान साहब ने एक जो विषय उठाया है कि महिलाओं की अलग व्यवस्था की। मैं भारतीय जनता पार्टी उस संस्कार और संस्कृति का हूं जहां पर स्वीकार कर सुधार किया जाता है। अगर कोई सकारात्मक सुझाव है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। हम जनता के हितों के लिए काम करने के लिए हैं और जहां पर भी जनता का हित होगा, समाज का हित होगा, धन्यवाद, जो सकारात्मक सुझाव उस पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सुझाव के मानने के लिए। खान साहब, आप बार बार शुक्रिया कह रहे हैं, क्या ये रवैया ठीक है? मेरा सवाल है ये। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है दिया जा रहा है, ये शुक्रिया का हकदार है कि इस चीज को मैं कह रहा हूं कि ये शुक्रिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब महिलाओं के प्रसन्नताओं के लिए अगर ये कदम उठाए जा रहे हैं तो इसके लिए शुक्रिया अदा करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, एक जहन में हम खड़े हो रहे हैं, एक जहन में बात है जो मैं रजा साहब से जाऊंगा। रजा साहब, देश का नागरिक हो, प्रदेश का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई प्रदेश हो, कर्तव्य बोध और राष्ट्र धर्म क्या कहता है? मेरे सामने कोई समस्या हो या कोई शिकायत हो या फिर कोई हमें आदेश जारी किया गया हो, हमें समझाया गया हो, हमें उसका पालन करना हो, प्लीज बस सर 1 मिनट आपके पास। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमें जिम्मेदारी मिली है, प्राथमिकता हमें उस जिम्मेदारी की रखना चाहिए और उससे इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। और जो भी मुझे आज एक प्रेरणा मिली है माननीय मुख्यमंत्री से, वो मैं भी अपने जीवन में उतार कर रखूंगा, क्योंकि जो हमें एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। और आज जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और उन्होंने उसमें एक संदेश दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखा जाए। अपने परिवार के सदस्यों से कहा है कि जो लोग अंतिम संस्कार में जाएंगे वो इसका ख्याल रखेंगे, कम से कम लोग जाएं वहां पर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पूरा यह कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाए। ठीक है राज साहब, मैं जाते जाते मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि पिता के निधन का खबर मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी की कार्यशैली ठीक वैसे ही चलती रही और बैठक जारी रही। एक तरफ जहां आंखों में नमी थी, दूसरी तरफ 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की चिंता का फर्ज।
समझिए आप भी अपना राष्ट्र धर्म कि लॉकडाउन का पालन राष्ट्र सेवा है और राजधर्म है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में इतना ही। नमस्कार।